नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द एनालिटिक का खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सल नामा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने माओवादियों को लेकर एक नए आंकड़े पेश किए हैं। उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 3 वर्षों में अर्थात कांग्रेस सरकार आने के बाद से लगभग 1200 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यदि आंकड़ों को स्पष्ट रूप से देखें तो आंकड़े बताते हैं कि 1199 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं प्रदेश के 28 जिलों में से 14 जिले माओवाद से प्रभावित हैं। हालांकि गृह मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि माओवादी आतंकियों की गतिविधियों में कमी आई है, लेकिन यदि हम बीते लगातार कुछ महीनों या 2-3 वर्षों के घटनाक्रम को देखें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि माओवादियों ने लगातार एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। दंतेवाड़ा में इस सप्ताह करीब 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद दंतेवाड़ा में लोन मराठा जो जिला पुलिस प्रशासन सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा अभियान है, उसके तहत 515 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। लोन मराठा सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा अभियान है जो माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। लोन मराठा का अर्थ होता है घर वापस आइए। इस अभियान के तहत अभी तक 500 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और मुख्य धारा में लौट चुके हैं। कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण करने के बाद माओवादी आतंकी विचारधारा को खोखला बताए हैं। साथ ही माओवादियों ने आत्मसमर्पण करने के बाद यह भी बताया है कि किस तरह माओवादी आतंकी संगठन के शीर्ष नेता जो कि मुख्यतः तेलुगु भाषी होते हैं, वह बस्तर की जनजातियों वनवासियों का शोषण करते हैं। इसके अलावा स्थानीय जनजातियों के साथ हिंसा, उनके सामानों के साथ, उनके वाहनों के साथ या उनके कार्य क्षेत्र में आगजनी करते हैं, जिससे उनके रोजगार और रोजी रोटी में भी संकट पैदा हो जाता है। इसके अलावा माओवादियों के कारण पूरे क्षेत्र में भय का माहौल रहता है। छोटे बच्चे अपनी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जूझते हैं और जो क्षेत्र की विकास की गतिविधियां हैं उसमें पूरी तरह से रोक लग जाती है। यही कारण है कि क्षेत्र के माओवादी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इन सब के अलावा बीजापुर में माओवादियों की एक और आतंकी घटना देखने को मिली है। बीजापुर में पुल निर्माण में लगी वाहनों को माओवादियों ने आग लगा दिया है। आग लगाने के बाद बीजापुर के जो स्थानीय क्षेत्र है, ग्रामीणों के अंदर भय का माहौल पैदा हो गया है और लोग अब बाहर निकलने से डर रहे हैं। इन सब के अलावा जब जवानों ने माओवादियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया तो माओवादी जंगल की आड़ लेकर इस क्षेत्र से भाग निकले। इसके बाद एक खबर छत्तीसगढ़ से आई है जो कि बेहद अहम है। माओवादियों को हमेशा से लोकतंत्र विरोधी उनका चेहरा, जो माओवादियों का लोकतंत्र विरोधी चेहरा है, वो हमेशा से सामने आता रहा है। चाहे वो पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान उनका बहिष्कार, चुनावों को बहिष्कार करने की अपील करना हो, चुनावों में शामिल होने वाले लोगों को धमकाना हो, या स्थानीय ग्रामीणों का सिस्टम से, लोकतंत्र से विश्वास उठाने की कोशिश हो, हर जगह पर देखा गया है कि माओवादी लोकतंत्र को कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर भी माओवादियों ने कई बार हमला किया है और इसी तरह माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया वालों को एक धमकी भरा पत्र लिखा है। बस्तर के पत्रकारों को माओवादियों ने धमकी भरा पत्र जारी किया और 15 पत्रकारों को निशाने में लिया। इसके अलावा कुछ बीजेपी नेताओं को भी माओवादियों ने निशाने पर लिया है। माओवादियों के द्वारा इस कदम को उठाए जाने के बाद पत्रकारों के बीच काफी रोष है और बस्तर के पत्रकारों ने इस माओवादियों के द्वारा जारी किए गए लेटर के बाद इस पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। साथ ही यह योजना भी बनाई है कि पत्रकारों का एक डेलीगेशन माओवादियों की केंद्रीय समिति से जाकर बात करेगा। इसके अलावा चौथे स्तंभ की जहां तक बात है, पत्रकारों की जहां तक बात है, तो एक पत्रकार उड़ीसा में माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोटक की चपेट में आकर मारा गया है। उड़ीसा में जो माओवादी हिंसा है उसमें पत्रकार की मौत हुई है, उसे लेकर भी पत्रकारों के बीच काफी रोष है और जो राज्य की सरकार है, जो उड़ीसा की सरकार है, उन्होंने मारे गए
पत्रकार के परिजनों को 13 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। यदि हम छत्तीसगढ़ में वापस बात करें माओवादियों की गतिविधियों की, तो बीजापुर में एक और घटना देखने को मिली है। बीजापुर में दिन दहाड़े माओवादियों ने पोस्टर, बैनर और पर्चे फेंके हैं, बैनर को बांधा है और इस वजह से जो भय का माहौल पैदा हुआ है, जिसके कारण बीजापुर के उस क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही थम रही है, लोग डर गए हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा बीजापुर में ही इस सप्ताह सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बल के जवान जब सर्चिंग में थे तो उन्होंने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। गरियाबंद में माओवादियों की गतिविधियां देखने को मिली है। बुधवार के दिन ही माओवादियों ने जिले में बन रहे झरझरा बांध के निर्माण कार्य को बंद करने की चेतावनी दी है। माओवादियों ने वहां पर पोस्टर बैनर लगाए हैं और निर्माण कार्य को पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बीजापुर में ही एक माओवादी हमला देखने को मिला है। सुरक्षा बल के जवान जब एरिया डॉमिनेशन के लिए निकले थे, सर्च अभियान के लिए निकले थे, तो उनकी भिड़ंत माओवादियों से हुई और सुरक्षा बल के जवानों को चारों तरफ से माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर भाग निकलने में कामयाब हुए और माओवादियों के इस विस्फोट के कारण 4 सुरक्षा बल के जवान गंभीर रूप से घायल हुए, उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी रिपोर्ट यह भी आई है कि सुकमा में 7 स्थायी वारंटी माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें से एक माओवादी इनामी था। इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ के माओवादी घटनाक्रम में एक बड़ी रिपोर्ट यह भी आई है कि मदनवाड़ा जो माओवादी हत्याकांड था, मदनवाड़ा माओवादी जो कांड था, उसकी जो न्यायिक जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। मदनवाड़ा जो माओवादी हमला था, यह देश का पहला ऐसा हमला था जिसमें एसपी जिला पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की मौत हुई थी। इसमें विनोद कुमार चौबे जो तत्कालीन राजनांदगांव के एसपी थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। साथ ही इस हमले में 29 पुलिस जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, बलिदान हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस हमले को लेकर न्यायिक जांच पूरी हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। इसके अलावा उड़ीसा के कंधमाल से माओवादियों से रिलेटेड एक खबर आई है कि उड़ीसा के कंधमाल में माओवादियों ने जो सड़क निर्माण का जो क्षेत्र था, वहां पर वाहनों में आगजनी कर दी है और इससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल फैलाने की उन्होंने कोशिश की है। इसके अलावा मुलुगु जो तेलंगाना का मुलुगु जिला है, वहां से सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों के द्वारा डंप किए गए हथियारों को बरामद किया है। हथियार और विस्फोटक सुरक्षा बलों ने वहां से निकाले हैं। मुलुगु के जिला एसपी का कहना है कि माओवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने के लिए इन हथियारों और विस्फोटकों को रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते बरामद कर लिया है। उनका कहना था, मुलुगु के जिला पुलिस अधीक्षक का कहना था कि जिस तरह से ग्राउंड फोर्स में हाल ही में माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिरा है, उसकी रिटेलिएशन के लिए माओवादियों ने इन हथियारों और विस्फोटकों को इकट्ठा किया। इसके अलावा तेलंगाना से ही एक खबर यह है कि एक महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है और महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण करने के बाद बताया कि किस तरह से माओवादी आतंकी संगठन में महिलाओं का शोषण होता है। उन्होंने बताया कि जब वह नाबालिग थी तभी माओवादी उनको उठाकर ले गए थे और उन्हें माओवादी आतंकी संगठन में भर्ती करा दिया था। ये सारी बातें इस बात की पुष्टि करती है कि माओवादी कैसे स्थानीय ग्रामीणों का शोषण करते हैं, छोटे बच्चों को जबरन उठाकर अपने आतंकी संगठन में भर्ती कर देते हैं और लोकतंत्र के खिलाफ उन्हें खड़ा कर देते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान से माओवादियों से रिलेटेड एक खबर आई है। बर्धमान में एक परिवार को माओवादियों ने धमकी भरा पत्र भेजा है और 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। इसके अलावा जिस तरह से एनआईए लगातार हथियारों की सप्लाई की जांच कर रही है, तो एनआईए ने कोलकाता के कई क्षेत्रों में अपनी जांच को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और एनआईए लगातार इस मामले पर छानबीन कर रही है। इन सब के अलावा झारखंड में भी माओवादियों की गतिविधियां लगातार तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। गुमला के विशुनपुर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के विरुद्ध जंगल के अंदर अभियान चलाया। हालांकि माओवादी
इस दौरान जंगल और पहाड़ियों का सहारा लेकर भाग निकले। क्षेत्र में सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस वाले मुस्तैदी बढ़ाकर रखे हुए हैं। इसके अलावा वाहनों की भी चेकिंग इस पूरे क्षेत्र में लगातार की जा रही है। इसके अलावा चाईबासा से खबर यह सामने आई है कि सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। हालांकि सुरक्षा बलों को कोई हताहत नहीं हुई है और किसी भी माओवादी के मारे जाने या पकड़े जाने की पुष्टि नहीं की गई है। चाईबासा में एरिया डोमिनेशन के जब सुरक्षा बल के जवान निकले थे, इस दौरान जब सुरक्षा बल के जवान जंगल में पहुंचे तो माओवादियों ने उनके पर गोलीबारी कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की और इस दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। चाईबासा से ही और माओवादियों से रिलेटेड रिपोर्ट सामने आई है। ये पोड़ाहाट के जंगल से कुख्यात PLFI का माओवादी डेगरा पर जो गिरफ्तार हो गया है। पुलिस माओवादी से गिरफ्तारी करने का पूछताछ कर रही है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में इससे कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से माओवादियों के हथियार फंडिंग के मामले में पश्चिम बंगाल की NIA जांच कर रही है, उसी तरह रांची में भी NIA की टीम लगातार जांच कर रही है। रांची के ठेकेदार से NIA की टीम ने पूछताछ की है और इस मामले को लेकर कई तरह के अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में कृष्णा हांसदा जो कुख्यात माओवादी आतंकी है, उसका सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। तो इसके गिरफ्तारी के बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कृष्णा हांसदा किस तरह से कार्य करता है, कहाँ उसकी एक्टिविटीज होती है, कहाँ वो रहता है, इस तरह के तमाम कई जानकारियां सामने आ सकती है। इसके अलावा गिरिडीह में 3 हार्डकोर माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। पलामू और लातेहार सीमा में जो माओवादी आतंकी संगठन है, उनके बीच आपस में लड़ाई देखने को मिली है। JJMP और TSPC जो 2 माओवादी आतंकी संगठन है, इनके माओवादियों के बीच आपस में गैंग वॉर हुआ है। हालांकि इस गैंग वॉर के दौरान जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों माओवादी आतंकी संगठन के माओवादी भाग निकले थे। पुलिस इस क्षेत्र पर लगातार सर्च अभियान चला रही है और सुरक्षा बलों का अनुमान है कि माओवादियों के गैंग वॉर इस क्षेत्र में और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा खूंटी पुलिस ने सर्च अभियान में एक सफलता हासिल की है। 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों माओवादी प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन PLFI पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। इन सब के अलावा गिरिडीह में माओवादी होने की आशंका में 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में पूछताछ में इस बात की पुष्टि हुई कि दोनों माओवादी आतंकी संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार के लखीसराय से एक मुठभेड़ की खबर आई है। सुरक्षा बलों को इस मुठभेड़ में सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को ढेर कर दिया है। जो 3 माओवादी मारे गए उनमें से एक माओवादी ऐसा है जो नवनिर्वाचित मुखिया के हत्याकांड में शामिल था। दरअसल हाल ही में बिहार में पंचायत चुनाव हुए थे बीते वर्ष के अंतिम महीनों में, और जब दिसंबर के आखिरी सप्ताह में इसके रिजल्ट आए थे सामने और एक मुखिया जो निर्वाचित होकर जीत कर आया था, उसकी माओवादियों ने शपथ लेने से पहले ही हत्या कर दी थी। जिले के असीमगंज पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुआ था, जिसकी माओवादियों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में कई माओवादियों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है और अब एक माओवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। इसके अलावा मुंगेर के ऋषिपुर में 2 युवक की हत्या कर दी गई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह हत्या माओवादियों ने की है। हालांकि पुलिस इसमें माओवादियों के एंगल से होने के इनकार कर रही है, लेकिन ग्रामीणों का स्पष्ट रूप से कहना है कि माओवादियों ने ही इन 2 युवकों की हत्या की है। इसके अलावा मुंगेर में ही माओवादियों के पर्चे के साथ एक कुख्यात माओवादी रंजन भी गिरफ्तार हुआ है। साथ ही उसके एक सहयोगी को भी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने इस सदन में माओवादी से जो प्रभावित क्षेत्र है, माओवादी हिंसा है, उसको लेकर कुछ आंकड़े जारी किए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि वर्ष 2010 की तुलना में वर्तमान में माओवादी हिंसा बेहद
कम हो चुकी है। सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार माओवादी हिंसा में 70% की कमी आई है। सरकार का कहना है, केंद्र सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके अनुसार 46 जिले अब देश में ऐसे हैं जो माओवाद से प्रभावित है। हालांकि इसमें से 15 जिले छत्तीसगढ़ में हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में माओवादी हिंसा से रिलेटेड और भी कई आंकड़े पेश किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रपति के भाषण के बाद धन्यवाद भाषण अपना देना शुरू किया तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बात कही है, या हम कहें कि नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेस को लेकर दिया गया सबसे बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस अर्बन नक्सल की सोच के चंगुल में पूरी तरह फंस चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अर्बन नक्सल की सोच के साथ काम कर रही है और अर्बन नक्सल के विचार का कांग्रेस पार्टी के अंदर कब्जा हो चुका है। कांग्रेस का अपना विचार खत्म हो चुका है और अर्बन नक्सली अपने विचार को कांग्रेस के माध्यम से पेश कर रहे हैं। इन सब के साथ जिस तरह से जो घटनाएं देखी जा रही हैं, लगातार माओवादी आतंकी घटनाओं में जिस तरह से छत्तीसगढ़ और झारखंड में बढ़ोतरी देखी गई है, इन सब के बाद यह कहा जा सकता है कि पूरे देश में जिस तरह से माओवादी हिंसा कम हो रहे हैं, लेकिन इन दो राज्यों में जो प्रदेश की सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार चल रही है और झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस की गठबंधन सरकार चल रही है, इन दोनों सरकारों ने माओवादियों के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाबी उतनी अधिक हासिल नहीं की जा सकती। जिस तरह से उत्तराखंड में माओवादियों का पूरा सफाया किया जा चुका है, उत्तर प्रदेश में लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं और माओवादियों को मार गिराया जा रहा है, उस तरह की कुछ गतिविधियां छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रही है, झारखंड में देखने को नहीं मिल रही है। यह थी सप्ताह भर की तमाम माओवादी गतिविधियों की रिपोर्ट्स, उसके एनालिसिस, उसके बारे में तमाम जानकारियां जो माओवाद से संबंधित है। अर्बन नक्सल, माओवाद, चीन और इससे संबंधित तमाम रिपोर्ट्स और एनालिसिस, ओपिनियन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट thenarrative1.in विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द नैरेटिव। धन्यवाद।